हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर मोनू पर। आज हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता होगा पिछले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, और हम जान चुके हैं कि क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में। आज के लेक्चर में मेन फोकस जो करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गन्स आते हैं जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ सेल ऑर्गन्स होते हैं जो आपस में जिनका जो वर्क होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इस वजह से उनको क्या कहते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये जो सेल ऑर्गन्स होते हैं इनके वर्क किसी से रिलेटेड नहीं होते। ठीक है, इनके जो कार्य होते हैं, इनके जो भी फंक्शंस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो इनका एक दूसरे में कोई प्ले रोल नहीं होता किसी के वर्क में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा एंडो मेम्ब्रेन के सिस्टम के बारे में होगा। तो आज हम एंडो मेम्ब्रेन में जानेंगे कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अंत्य झिल्ली का तंत्र होता है। क्या होता है ये? अंत्य झिल्ली का तंत्र होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम यही कवर करेंगे कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है और उसके अंदर आने वाले कितने सेल ऑर्गन्स हैं। और सबसे पहले जो सेल ऑर्गन्स के बारे में जानकारी करेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारा जो टॉपिक है वो आज का रहेगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो हम पहले क्लियरली आपको डेफिनेशन बता देता हूं, उसकी एक्चुअली डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर, some cell organs are considered together as the endomembrane system because their function are coordinated। मतलब क्या होता है कि कुछ सेल ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनके फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं या एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि वो जितने भी सेल ऑर्गन्स जो होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या एक दूसरे से उनका जो फंक्शन जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो मेनली इसमें 4 सेल ऑर्गन्स आते हैं। तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गन्स है वो कौन सा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि इसका क्या एक्चुअल में सेल की जो बायोलॉजी होती है, सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या प्ले रोल होता है और किस प्रकार से ये जो अदर सेल एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे किस प्रकार कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो सेल ऑर्गन्स आता है उसको बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है लाइसोसोम और उसके बाद में आता है वैक्यूल्स। दीज आर दी 4 ऑर्गन्स of the cell which considered as the endomembrane system. I will repeat again, these are the 4 cell organelles which are considered as the endomembrane system. What are those? First one is the endoplasmic reticulum, second one is the Golgi complex, third one is the lysosome and fourth one is the वैक्यूल्स। आप इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक सेल होती है इस तरह से, ठीक है, और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो हम किसको स्टडी कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब आपको पता है यूकैरियोटिक सेल्स होते क्या है? जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा। एक तो आउटर लेयर्स होती हैं, जिस सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए सेल बायोलॉजी की में, और आपको वहां पे वो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके जितना इसको जो साइंस की प्रिपरेशन करते हैं 11th 12th बायोलॉजी में पढ़ते हैं उनको ये लेक्चर बताइए, उनको सब्सक्राइब करवाइए, जिससे क्या होता है नेक्स्ट आने वाले वीडियोस वो आराम से उनको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और मेरे इस फ्री सेशंस, फ्री लेक्चर्स का वो आनंद ले सके और अपने जो सपने हैं डॉक्टर बनने का या नीट मेडिकल एग्जाम क्रैक करने का, ठीक है, कोई भी 11th 12th फाउंडेशन जो कोर्स होता है, 11th 12th CBSE हो गया, NCERT, किसी प्रकार की जो रिलेटेड एग्जाम्स होती हैं उनको क्रैक आप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट आगे भी प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बेटा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के हमने जाना कि
क्या होता है कि जब जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनके अंदर 4 सेल ऑर्गेनल्स आते हैं जिसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ध्यान देना, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने की आपको आवश्यकता है कि किस प्रकार से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किस प्रकार ये हेल्प करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि एक सेल होती है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या होती है, न्यूक्लियस है मान लीजिए, इसको हम बिल्कुल बड़ा करके देख रहे हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो यहाँ पर क्या होती है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर जो जमा होती है बेटा उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि 2 टाइप की होती है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और एक क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ आप बिल्कुल क्लियर समझ चुके होंगे, यहाँ पर दाने दाने से दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर दाने दाने से नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब क्या है, ये जो दाने दाने से है इसको बोलते हैं बेटा राइबोसोम्स। ये भी एक सेल ऑर्गन्स होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे किस प्रकार से ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि पहला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला सेल ऑर्गन्स होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होती है स्मूथ, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो सेकंड वाला जो हमारा सेल ऑर्गन्स था जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है, वो कौन सा आता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आता है। कौन सा आता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इसके बिल्कुल पास में स्थित होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसको गोल्गी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके पास में स्थित होता है। उसके बाद में थर्ड वन जो था वो लाइसोसोम था, ठीक है। तो लाइसोसोम यहां पर रहे, ठीक है, लाइसोसोम यहां पर है। और उसके बाद में आते हैं बेटा वैक्यूल्स। तो ये आपको वैक्यूल्स दिख सकती है, ठीक है। वैक्यूल्स होती हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स, उसके पार्टिकल्स होते हैं। तो अब देखिए आपको यह जानने की जरूरत है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एक्चुअल में जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि कुछ सेल ऑर्गन्स होते हैं जिनके फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं। मतलब अगर वो साथ साथ ना हो तो कोई फंक्शन जो होता है सेल का वो कंप्लीट नहीं होता। जैसे कैसे कि मान लीजिए कोई पार्टिकल से कोई मटेरियल है, कोई वेस्ट मटेरियल है जो न्यूक्लियस से पार होता है, ठीक है, न्यूक्लियस से बनता है या फिर मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। वो सबसे पहले आएगा किसमें, गोल्गी अपॉर्टस में, गोल्गी बॉडी में आएगा। उसके बाद में इसको डाइजेशन के लिए भेज दिया जाएगा किसके पास, लाइसोसोम के पास। और जो यही जो लाइसोसोम होता है वो इसको डाइजेस्ट करके, इसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करके उसके बाद इसको भेज देते हैं वैक्यूल्स के पास, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है बेटा, इनका जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेट होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। अगर मान लीजिए आपको ये भी बात समझ में नहीं आती, कुछ डाउट रह जाते हैं आपको इस स्लाइड से रिलेटेड या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड, तो आप बिलो कमेंट सेक्शन में जाके उसको आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपका रिप्लाई दूंगा। तो अब बढ़ते हैं सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स विच कम्स अंडर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो सेल ऑर्गेनल्स मैंने आपको बताया, हम सेल के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि सेल बायोलॉजी में सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले हमने जाना था कि सेल्स क्या होती है, एक्चुअली सेल्स है क्या, ठीक है। कितने टाइप्स की सेल्स होती है, 2 टाइप्स की सेल्स होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियाज आते हैं, यूकैरियोटिक्स में प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने यूकैरियोटिक सेल्स को लिया था। यूकैरियोटिक सेल्स में हमने देख रहे हैं, सबसे पहले हमने सेल के बारे में जान लिया, सेल किस प्रकार से होती है, उनके अंदर सेल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, सब चीजें जान ली है। उसके बाद हमने जाना कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, सारे लेक्चर्स में प्रोवाइड कर चुका हूं आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेल ऑर्गेनल्स है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जानने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड को ओपन करते हैं, जिसमें आपको मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में को मैं थोड़ा एक आइडिया दे देता हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, बिल्कुल एक जाल होता है, ठीक है, एक नलिकाओं का जाल होता है, नलिकाओं का जाल होता है जो बिल्कुल पूरे सेल्स में, ऑलमोस्ट पूरी कोशिका में, पूरी सेल में फैला हुआ रहता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन पे बने रहते हैं, ठीक है। और जो सेल होती है उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी मिलता है। उसके अलावा ये जो आपको मैंने अभी जस्ट बोला था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है बेटा, यहाँ पे देखिए ये स्मूथ है, ठीक है।
तो यहाँ पे जानने की कोशिश कीजिए आप, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। एक बार ध्यान दे लिया तो बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जब भी लेक्चर होता है, जब भी आप लेक्चर पढ़ते हो तो बिल्कुल आपका अटेंशन पे कीजिए, आपको डेफिनेटली चीज समझ में आएगी। और एक बार जो समझ में आ गई फिर आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बेसिस पे आप बिल्कुल एमसीक्यूज कर सकते हो, कोई सी भी डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो होता है उसको सोल्व कर सकते हो आप, जो वीकली टेस्ट होते हैं उनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और नीट के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो सब थ्योरीज से आते हैं, तो पहले थ्योरीज कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए, सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन्स, सिस्टम होता है पूरा, क्या होता है एक तरह से, क्या होता है पूरा एक तरह से सिस्टम होता है कि जो इनकी जो नलिकाएं होती है, नलिकाओं से जुड़ा हुआ एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो इनमें क्या क्या चीजें होती है, दो प्रकार की होती है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो होती है स्मूथ, एक होती है रफ। स्मूथ का मतलब होता है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ये होती है हिंदी में, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या होता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो आप दोनों में डिफरेंस अगर पैदा करना चाहते हो तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दानेदार कुछ संरचनाएं हैं, ठीक है। ये जो दानेदार संरचनाएं होती है इनको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम होते हैं। और यहाँ पर दानेदार स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो डेफिनेटली क्या होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो डेफिनेटली प्रोटीन के निर्माण में काम आती है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है चिकनी, मतलब लिपिड फॉर्मेशन में काम आती है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इसकी लाइंस के बारे में, भाई इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप studies of the eukaryotic cells reveals the presence of a network of reticulum, teeny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called as the endoplasmic reticulum. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं बेटा ER, ठीक है। तो ये क्या होता है सिस्टम ऑफ द नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क होता है, बिल्कुल नलिकाओं का जाल होता है, ठीक है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में बिल्कुल नलिकाओं का जाल होता है। अब ये क्या होता है तीन स्ट्रक्चर से बनी होती है। यहाँ पे क्या हो सकती है बेटा इसकी, ये बिल्कुल सिस्टर्नी टाइप की हो सकती है। और वेसिकल्स मतलब इसके जो स्मॉल वेसिकल्स हो सकते हैं, छोटे छोटे राउंड शेप में कुछ जो इसकी स्ट्रक्चर होती है उनको वेसिकल्स बोलते हैं। उसके अलावा ट्यूबुल्स हो सकती हैं, मतलब नलिकाएं हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से नलिकाएं, तो तीन प्रकार की स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो देखते हैं पहली जो होती है बेटा उसको बोलते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी को बोलते हैं दीज आर द लॉन्ग फ्लेटेड एंड अनब्रांच्ड यूनिट्स अरेंज्ड इन द स्टैक्स, ठीक है, चकत्तों के रूप में जमी हुई रहती है। दूसरी होती है वेसिकल्स। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना आपको कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो तीन प्रकार की स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, तीन प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। मोटा मोटा ये याद रख लीजिए आप कि सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी जो होती है बेटा वो क्या होती है लॉन्ग फ्लेटेड होती है और अनब्रांच्ड होती है, ठीक है। तो लॉन्ग फ्लेटेड जो होगी ये क्या होगी सिस्टर्नी होती है, ठीक है, सिस्टर्नी होती है। उसके बाद वेसिकल्स क्या होते हैं राउंड शेप के गोले होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनको बोलते हैं ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूबुल्स, नलिकाएं होती है। नलिकाएं किस तरह से? इस तरह से नलिकाएं होती है, ये जो होती है नलिकाएं होती है, ठीक है, ये नलिकाएं होती है। अब बात करते हैं ट्यूब्यूल्स में बी फ्री और एसोसिएट विद द सिस्टर्नी। ट्यूबल्स जो होती है नलिकाएं जो होती है फ्री भी हो सकती है और सिस्टर्नी के साथ जुड़ी हुई रह सकती है। अब बात करते हैं गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में कि किस प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। देखिए गोल्गी बॉडी क्या होता है एक लोकलाइज्ड सेल ऑर्गेन होता है, मतलब गोल्गी बॉडी जहां पर प्रेजेंट होता है वहीं पर अपना फंक्शन करता है, मतलब सेल में चारों तरफ नहीं घूमता है। तो इट इज ए लोकलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, वहां पर क्या होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो वाइड स्प्रेड होती है, मतलब पूरी सेल्स में फैली हुई रहती है। यहाँ पे ध्यान से दीजिए, बिल्कुल पूरी सेल्स में फैली हुई रहती है। इस वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब बिल्कुल झिल्लियों से जुड़ा हुआ एक सिस्टम, एक तंत्र होता है, ठीक है ना। समझ आया आपको? इन दोनों जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसमें क्या होता है बेटा उनकी स्ट्रक्चर जो होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है वहां पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो किसमें पार्टिसिपेट करती है? प्रोटीन सिंथेसिस में। और स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो लिपिड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इनके कार्य के ऊपर। भाई हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कार्य होता है वो क्या होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा कि ये जो इसके वर्क होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे आप नीट एग्जाम के तो आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, आईसीआर भी होता है, ठीक है ना, उसमें कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं आपको डायरेक्ट इसके फंक्शन से रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो कार्य होता है बेटा मैकेनिकल सपोर्ट, बिल्कुल बात सही है। अगर मान लीजिए किसी सेल में बिल्कुल जाल फैला हुआ है, नलिका वो जाल फैला, डेफिनेटली क्या होगा, वो उस सेल में उपस्थित जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं उनको सबको मैकेनिकल सपोर्ट देती है, मतलब जो जहां पर वहां बना रहता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड द एंडोस्केलेटल सिस्टम, अंतःकंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अंतःकंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। अंतःकंकाल तंत्र का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी है, हम बॉडी की जो स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनी हुई है, हमारा चेहरा एक शेप में है, बिल्कुल बॉडी एक शेप में, इसका मतलब क्या था, हमारे अंदर हड्डियों का एक जाल है। उसी प्रकार क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देती है सेल को कि वो बिल्कुल फिक्स शेप में बनी रहे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर्स के साथ मिलकर सेल्स को एक बिल्कुल शेप देती है जिसको मैकेनिकल सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्क क्या होता है इंट्रासेल्यूलर एक्सचेंज, मतलब जब सेल को जब कुछ मटेरियल्स होते हैं जो एक्सचेंज करने होते हैं सेल टू सेल में, तो उसमें हेल्प कौन करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। देखते हैं, एक्सक्यूज मी, ओके वंस अगेन। हाँ देखिए सेकंड वाला जो होता है बेटा इंट्रासेल्यूलर एक्सचेंज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म दी इंट्रासेल्युलर कंडक्टिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मे अकर्स थ्रू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब पूरे साइटोप्लाज्म में अगर किसी मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो उसमें भी रोल किसका प्ले होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैंने बता दिया, जिसका मेन कार्य क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। रट लीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस में ही पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, और लिपिड जो होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो लिपिड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्रोवाइड साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक हैज राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। अब आपको एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो किस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर पे क्या पाए जाते हैं, उसकी सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की लिपिड सिंथेसिस, बिल्कुल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। ठीक है, SER हो गई। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजन, बिल्कुल बात सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, जितना भी इनका मेटाबॉलिक सिस्टम होता है जिससे सेल्स को एनर्जी मिलती है, तो उसमें भी इनका प्ले रोल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाती है। इसके अलावा लाइसोसोम हो गया, ग्लाइकोसोम हो गया, कुछ ऐसे माइक्रोबॉडीज होती है, इनका जो निर्माण होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी भी किससे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। ठीक है, सम माइक्रोबॉडीज, ओके। डिटॉक्सिफिकेशन, जब कभी कभी क्या होता है, क्योंकि पॉइजनस चीज अगर हमारे शरीर के अंदर चल जाती है तो उस सेल्स को डैमेज करने लगती है, तो उस पॉइजन से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कौन प्रदान करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड स्टेरॉइड। मैंने आपको बताया कि जब हम हमारी बॉडी में कुछ पॉइजनस मटेरियल ले लेते हैं, स्टेरॉइड ले लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, उनसे डिटॉक्सिफिकेशन, उसके प्रभाव को कम करने का कार्य कौन करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। ठीक है, 10th जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स द प्रीकर्सर ऑफ द सेक्रेटरी मटेरियल टू द गोल्गी बॉडी।
ठीक है ना। गोली बॉडी को अगर मान लीजिए किसी मेटेरियल का फॉर्म करना है तो उसके लिए पहले प्राथमिक रूप से जो मेटेरियल प्रोवाइड करती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बिल्कुल कंप्लीटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जाना और हमने स्टार्ट किया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में हमको बताया था कि 4 सेल ऑर्गन्स होते हैं जिनके वर्क जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, इस वजह से उनको क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहला लिया था हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में कंप्लीट फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, इसके लिए आपके कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आपको डेफिनेटली उसका आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा। और सेकंड जो होता है गोली बॉडी होती है जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके अलावा लाइसोसोम और वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।